नमस्कार। कामयाब इंडियन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आज टॉपिक जनन को आगे लेके चलते हैं। ये लाइट आगे वाली जगह इस अब आगे लेके चलते हैं। कौन सा टॉपिक चल रहा था? जनन। अब इसमें अपन ने पढ़ा जनन को तीन भागों में बांटा है। मैं बार बार बात कर रहा हूँ, फिर आप छोटे छोटे क्वेश्चनों पे आपका शकल देखने लायक हो जाती है कि TRNA की आपको फुल फॉर्म पता नहीं है। बात कर रहे थे जनन की। जनन को तीन भागों में बांटा गया है। अलैंगिक जनन, ये बार बार याद करने के लिए बोल रहा हूँ, वरना मैं बता चुका आपको। कितने भागों में? तीन भागों में। अलैंगिक जनन, आपको मन में सोचना है अलैंगिक जनन, कायिक जनन और फिर लैंगिक जनन। अब बात कर रहे थे अपन, अलैंगिक जनन की बात हो गई थी, कायिक जनन की बात हो गई थी, अब बात कर रहे थे लैंगिक जनन की। अब लैंगिक जनन में मैंने बताया आपको क्या, नर वाला, नर जननांग, नर जननांग का चित्र समझाया मैंने, और नर जननांग के बारे में बात की कि पहला क्या पाया जाएगा? वृषण। वृषण में क्या क्या होगा इसकी बात करेंगे। फिर दूसरी बात वृषण नलिकाओं की बात करेंगे। एक मैंने बात की अधिवृषण की, वृषण नलिकाएं। बात करेंगे अधिवृषण। अधिवृषण, ये अधिवृषण क्या होता है आखिर, इसको भी समझते हैं। एक एक नाम को मैंने समझा दिया। आज मेरी लास्ट स्टेप है इसकी, यानी आज पूरा चैप्टर कंप्लीट है। अधिवृषण ये होता है, वृषण ने यहाँ पर क्या किया? शुक्राणुओं का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। वृषण ने शुक्राणुओं का निर्माण कर दिया। अब ये नली, इसके ऊपर जस्ट ऊपर ये क्या पाया जाता है? अधिवृषण से अधिवृषण पाए जाते हैं। अधिवृषण यानी अधि यानी ऊपर और वृषण यानी वृषण के, तो अधिवृषण पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है? जो शुक्राणु का निर्माण तो यहाँ पर होगा, लेकिन अधिवृषण में क्या करेंगे? शुक्राणु परिपक्व होंगे। परिपक्व का समझ रहे हो मतलब कि यहाँ पर तो शुक्राणुओं की बस फॉर्मेशन होगी, और जो परिपक्व अवस्था आएगी जो कहाँ पे आएगी? अधिवृषण में। यदि परिपक्व अवस्था के बारे में जिक्र किया जाए तो अधिवृषण की बात होगी। यदि पोषण की बात किया जाए तो शुक्राशय द्रव, शुक्राशय की बात होगी। यदि बात किया जाए शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, फॉर्मेशन की, तो वो किसमें होगी? वृषण में होगी। अब इनकी मैंने एक एक की चर्चा कर ली, शुक्राशय, मूत्राशय, सीसन। आज मैं इनको एक एक जो मैंने बताया है उसको मैंने, तुम्हारे लिखने तो देते नहीं हो इसलिए मैंने एक चीज टाइप कर दी। पहले मैंने ये लिखाया कि अलैंगिक जनन इस प्रकार, ये आपको लिखना है नोट्सों के रूप में। मैं मेरी मेहनत से आपको लिखा रहा हूँ, वरना मैंने जो समझाया उसको लाइन टू लाइन ऐसे लिखा देता। लेकिन वही बात है कि आप परिभाषा से लिखना चाहते हो, तो परिभाषा से मैंने लिखा दिया। जनन की बात कर ली, अलैंगिक, लैंगिक, ये सारे बता दिए मैंने। बात कर ली कायिक जनन की और हार्मोन्स की। अब बात कर रहा था मैं कि क्या नाम से, किसकी? पुरुष की। अब आपको मैंने क्या बताया कि पुरुष होते हैं, सीधी लाइन वो मैं भी लिखा था और ये भी, कि 14 वर्ष की आयु से क्या होते हैं? प्रारंभ होते हैं और आजीवन तक चलते हैं। सिंपल लाइन समझ में आई। पहली चीज, लाइन लिखने से पहले दिमाग में लिख लो। तो मैं बार बार एक लाइन लिखाता हूँ, फिर बार बार उसी को रिपीट करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि आपके पहले लाइन समझ में आए, फिर जाके आप कॉपी में ड्रॉ करो, जिससे आपको तुरंत बता सकूं। अब मैंने कहा जबकि महिलाओं में जब 12 वर्ष होते हैं, 12 वर्ष की अवस्था से क्या होता है? प्रारंभ होता है, और कितने वर्ष तक चलता है? 45 से 50 वर्ष तक चलता है। मैंने एक नाम जोड़ा, नोना, नोना लोन, नोनाक्लिसलो लोन, नॉन। अब ये इसका मतलब ये होता है, नोनाक्लिसलो नॉन में क्या होता है? ये नामक एक टैबलेट्स आती है, ये क्या करती है? जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणुओं को निष्कर्ष मतलब शुक्राणुओं को मार डालती है, या कहते हैं सक्रिय होते हैं उनको निष्क्रिय रूप में बदल देती है। जिससे क्या होगा कि मादा के गर्भाशय में शुक्राणु गति करते हुए निषेचन की क्षमता नहीं रखेंगे। जब वो मर ही जाएंगे तो निषेचन की क्षमता नहीं होती। ये जो प्रयोग होता है ये मादाएं अधिकतर करती हैं। किसके बचाने के लिए? जो निषेचन, अंड को निषेचित से बचाने के लिए।
बात करें नर जननांग की, नर जननांग में मैंने कहा नर के शरीर का वह भाग जो जनन की क्रिया में भाग लेता है वो क्या कहलाएगा, नर जननांग। मतलब कि भाग जो जो मैंने एक एक पॉइंट बताया आपको वो सारे भाग लेंगे तो वही क्या कहलाएगा, नर जननांग। मैं बात कर रहा था वृषण की, वृषण सही है। टेस्ट इसकी, इसमें क्या होती है, कितनी संख्या होती है, मैंने कहा आपको दो संख्या होती है। यह शरीर के भार होता है, आपको मैंने बताया भार किस तरीके से होता है, क्योंकि इसमें ये एक निश्चित तापमान पर क्या बनाता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है। यदि ये शरीर के अंदर होगा तो शुक्राणु का निर्माण प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। इसका मुख्य कार्य शुक्राणु तथा टेस्टेरोजन का निर्माण करना है। मतलब कि मैंने टेस्टेरोजन हार्मोन बताया जो कि क्या काम करता है, पुरुषों में पाया जाता है। यह दाढ़ी मूछों का आना आदि जो पुरुषों में होता है, जबकि मादा में मैंने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में बताया। अब समझो, टेस्टेस्टेरोजन हार्मोन उत्तेजना भी पैदा करता है जो पुरुषों में शुक्राणुओं के निर्माण में कौन सी ग्रंथि काम आती है, प्रोस्टेट। अब आपको थोड़ा सा मैंने अंदर तक की नॉलेज दी कि 30% तो इसमें क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। इसका भाग होता है तरल पदार्थ जो क्या करता है, शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। जबकि बात करें शुक्राणुओं की संख्या 70% होती है, मैंने लिखा था शायद। अब देखो अधिवृषण की बात करें तो यह वृषण से जुड़ा हुआ होता है, जो कि मैंने बताया जैसे कि ये अधिवृषण हो गया ऊपर की तरफ, वृषण से जुड़ा हुआ होता है। इसका कार्य शुक्राणुओं को, परिपक्व शुक्राणुओं को संचित रखता है, परिपक्व शुक्राणुओं को संचित कर लेता है। और परिपक्व करने का यानी परिपक्व अवस्था ही इसमें आती है, परिपक्व शुक्राणु को क्या कर लेगा, संचित कर लेगा। अब मैंने शुक्र वाहिनिका की बात कही कि यह एक पतली नस होती है, पतली नस होती है जिसके माध्यम से शुक्राणु कहाँ जाते हैं, सीसन यानी सीसन पेनिस में जाते हैं। यानी पेनिस में शुक्राणु क्या करते हैं, ये एक नलिका होती है जिसके माध्यम से कहाँ जाते हैं शुक्राणु, किस में जाते हैं, सीसन में। सिंपल लैंग्वेज के चक्कर में थोड़ा हो गया। सीसन क्या होता है, यह बाह्य जननांग होता है। आपसे पूछ ले कि इनमें से बाह्य जननांग कौन सा है तो कौन सा रहेगा, सीसन होगा, ये बाहर की तरफ होगा। जबकि ये कौन से सारे जननांग कौन से होंगे, आंतरिक जननांग होंगे। इसलिए एक पॉइंट एक लाइन लिख दी, यह मुख्य कार्य क्या होता है, शुक्राणुओं को मादा के जननांगों तक यह क्या करेगा, पहुंचाने का काम करेगा। अब निषेचन की प्रक्रिया समझे तो निषेचन किस प्रकार होता है, नर युग्मनज का मादा युग्मनज से मिल जाना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। मैंने बताया कि एक मान लो ये अंडाणु है और ये शुक्राणु है, और ये शुक्राणु का दोनों का मिलना ही क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा। निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होगा। जो ये बनेंगे, ये एन था और ये एन था, दोनों 2n बने तो ये क्या बन गया, युग्मनज। युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज थोड़ा विकसित होने के बाद क्या बनेगा, अब ये थोड़ा विकसित हो जाएगा तो भ्रूण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और भ्रूण का विकास कहाँ पर होगा, गर्भाशय में। और गर्भाशय के दौरान मासिक चक्र रुक जाता है। यहां तक मैंने बताया आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में तरीके से याद हुआ। पहली चीज, लाइन याद करने के बाद में आप ऐसे चित्र बना लोगे, फिर ये इसके बाद में या इससे पहले बना लिया तो इससे पहले फिर आप एक एक ग्रंथियों का जिक्र करोगे। एक चीज आपको मैंने ये चीजें बताई लाइन टू लाइन, मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन लिखने से पहले आपके दिमाग में जरूर ये बैठ जाना चाहिए। कौन सा, मैंने इससे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में टाइप करा दिया, लेकिन इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। आपको लिखने से पहले दिमाग में जरूर आना चाहिए। चलो अब की तक तो बात चलो दग गई कि आपको टीआरएनए की फुल फॉर्म नहीं पता, किसी को गुणसूत्रों की संख्या ही नहीं पता, तो किसी को क्या नहीं पता। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन आपके कम से कम कहें तो पूरे याद हो जाने चाहिए। अब बात करते हैं आगे, देखो इधर आ जाओ। अब हाँ,
अब इसमें मेरे खुद पॉइंट जो बोले गए वो भी मैंने शब्द इसमें ऐड कर दिए। पहली चीज, शुक्राणुओं के निर्माण के बाद शुक्राणु कहाँ पहुंचता है ये बताएगा नहीं, लेकिन मैंने आपको देखते हुए लिखना पड़ा मेरे को, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि कहाँ जाएगा। इसलिए शुक्राणु शुक्रवाहिका में शुक्राशय में पहुंच जाता है। दूसरी लाइन लिखी, शुक्राशय एक क्या है, द्रव है। वो क्या करता है, शुक्र द्रव कहते हैं। नहीं तो बहुतों को ये नहीं पता कि भाई पोषण, मैंने कह रहा था पोषण पोषण, तो कहीं सोच रहे हो कि खाना पीना देता होगा, खाना वाना ला के बढ़िया, तो वो चीज नहीं है। ये क्या है, एक शुक्र द्रव है। इस शुक्र द्रव में फ्रक्टोज की बात की, फ्रक्टोज पाया जाता है जो शुक्राणुओं को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। समझ में आ गया, सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया। सेक्सुअल कनेक्टर के दौरान, यानी सेक्सुअल जब दोनों नर और मादा कनेक्टिंग के दौरान शुक्राणुओं को एक द्रव की जरूरत रहती है, और शुक्राणु जो गति कर सकते हैं वह द्रव क्या कहलाता है, सीमन कहलाता है। यह सीमन किसके द्वारा होता है, निकलता है, स्रावित होता है। क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाई, आपके दिमाग ही घूम गया। जो सीमन होता है, सीमन मतलब जो वीर्य होता है, वो जब गति करेगा तो कौन सी ग्रंथि के द्वारा, प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा। काउपर ग्रंथि है वो सिर्फ क्षारीय माध्यम प्रदान करती है। वो जो सीसम पेनिस होता है वो अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम बनाने का काम करती है। अब बात करूं, मैंने ये भी लिख दिया, शुक्र द्रव होता है वो तो कितने प्रतिशत, 70% भाग लेता है, लेकिन शेष बचा हुआ किसका, प्रोस्टेट ग्लैंड का 30% भाग लेता है। गर्भ निरोधक के लिए स्थायी तरीका तो कौन सा है, नसबंदी करा लो। और यदि अस्थायी तरीके की बात करें तो मैंने टैबलेट्स का नाम बता दिया, वो टैबलेट यूज की जाती है। एक टैबलेट और आती है जो कि गर्भ निरोधक के समय यूज की जाती है, सहेली। सहेली नामक एक टैबलेट होती है, वो मादा के द्वारा हर सप्ताह में ली जाने वाली है, जिससे अंडाणु का निर्माण नहीं होता, अंडाणु निष्क्रिय हो जाता है। यह बहुत हानिकारक टैबलेटें होती है, इनका भी जिक्र करूंगा मैं। नर नसबंदी, जो मैंने कहा नसबंदी के बारे में अभी पढ़ा दूंगा, इसे वैक्सोटोमी कहते हैं। वैक्सोटोमी क्या होता है इसे पढ़ा दूंगा। इसे ऑपरेशन के द्वारा क्या वसा होती है, वासा, वासा बोलते हैं, इसको काट दिया जाता है। वासा की बात करूं तो मैंने शुक्र वाहिनिका की बात कर रहा हूं। शुक्र वाहिनिका को वासा कहते हैं, क्योंकि जहां पर इसका जो मुड़ाव पॉइंट होते हैं ना, वासा, उसे काट दिया जाता है। इसको मैं चित्र के माध्यम से समझा दूंगा। दूसरी बात करेंगे मादा गर्भाशय की, मैंने बात की, लाइन टू लाइन में बता रहा हूं। मादा गर्भाशय को क्या कहेंगे, मादा में वैसे अंग जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं, वैसे अंग। कौन से वैसे अंग, जैसे कि अंडवाहिनिका हो गई, क्या नाम से, कौन कौन से हो गए, अंडवाहिनिका हो गई, अंडाशय हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गई, और क्या क्या समझ में नहीं आया, अच्छा, मादा में वैसे अंग जो जनन क्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मादा जन्नांग कहा जाता है। बात करें अंडाशय की, अंडाशय क्या होगा, अंडाशय प्राथमिक मादा जन्नांग होता है। प्राथमिक मादा के बारे में बताया, मतलब कि यह प्राथमिक जन्नांग इसलिए होगा क्योंकि ये सर्वप्रथम अंडाणु का क्या करेगा, निर्माण करेगा। सर्वप्रथम अंडाणु कहां पर बनेंगे, अंडाशय में ही बनेंगे, इसलिए इसे कह दिया क्या, माता का जो मादा होती है उसका प्राथमिक जन्नांग, मैंने यहां पर बताया। दूसरी बात करेंगे अंडवाहिनी, जिसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। इंग्लिश नाम ज्यादा प्रचलित होता है, जबकि हिंदी नाम सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए ही प्रचलित होता है। बाकी इंग्लिश नेम हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए प्रचलित होता है, इसलिए मैंने कुछ कुछ इंग्लिश नामों के भी बारे में चर्चा की, क्योंकि समझ जाना। भ्रूण को भोजन, जो भोजन प्रदान करती है वो प्लेसेंटा करती है। आज की स्टेप में इसी को समझेंगे। प्लेसेंटा मतलब, जब मैं आपको मेरे खुद के डायग्राम से बताऊंगा, गर्भाशय के दौरान महिलाओं में किसकी कमी हो जाती है,
लोहा यानी Fe की और कैल्शियम की कमी हो जाती है, उन्हें कैल्शियम की टैबलेट प्रोवाइड की जाती है, और लोहे Fe के लिए उन्हें हरी सब्जियों का प्रयोग की दिया जाता है या बताया जाता है। उन्हें ऐसी दवाई दी जाती है जिनमें क्या हो, लोहे की Fe की मात्रा हो, कैल्शियम की टैबलेट दी जाती है, कैल्शियम की क्या हो, मात्रा हो। अब बात करते हैं इसी में ही, जो कि आपको चित्र बनाना है, शायद ये नहीं बने तो इसीलिए मैं बनाता हूं आपके लिए चित्र। समझना, समझते हुए चलना और समझते हुए बनाना आपके अच्छा बैठ जाएगा। यदि आप इसको नहीं समझ पाए तो फिर हो सकता है कभी नहीं समझ पाओगे। हाँ भाई, बातें नहीं। अब देखो, हाँ मैंने बताया सर्वप्रथम जो अंडाणुओं का, प्राथमिक अंडाणु के बारे में बात की। सर्वप्रथम अंडाणु का निर्माण कहाँ होगा? अंडाशय में क्या होगा? निर्माण होगा। अब इसी की बात करते हैं, ये क्या हो गया? अंडाशय। इसमें क्या हुआ? अंडाशय में क्या हुआ? अंडाणु का निर्माण हो गया। अब बात करें, अंडाणु जब निकल के जाएगा कहां पे? फैलोपियन ट्यूब या कहें अंडवाहिनी, अंडवाहिनी या कहें इसे फैलोपियन ट्यूब। इधर देख लो, नहीं फैलोपियन ट्यूब का नाम कोई दूसरा बताएगा तो भी शायद मेरे को लगता है गलत बताएगा, इसीलिए मैं नाम रटाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो अंडाशय होते हैं क्या हुआ? जो अंडाशय होता है ये तंतुओं के द्वारा क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। मियोसिस तंतु होते हैं, उनके द्वारा ये क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। इसमें लेयर पाई जाती है, ऐसी लेयर पाई जाती हैं अंदर, जब शुक्राणु इसके अंदर कहां से? योनि से, यानी इसे कहते हैं योनि। और जो ये अवस्था होती है, ये स्थल होता है जो क्या होता है? ग्रीवा। मतलब कहें कि योनि और गर्भाशय को जोड़ने वाला स्थल, जो जोड़ने वाला है, कनेक्टिंग पॉइंट कौन सा है? ग्रीवा। क्वेश्चन आ जाता है, योनि और गर्भाशय का जोड़ने वाला कनेक्टिंग पॉइंट कौन सा हो गया? ग्रीवा। अब बात करें ये पहली कि अंडाणु का निर्माण होता है, इनमें जो अंडाशय पाए जाते हैं कितने? दो। लेकिन अंडाणु का निर्माण एक होता है। अब बात करें झिल्लियों की। जब मैं कह रहा हूं झिल्लियों की, तो जो आंतरिक झिल्ली होगी उसे क्या कहेंगे? एंडोमियोसिस। अब इसको एंडोमियोसिस कह रहे हैं तो यानी आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली कहते हैं। जबकि इसके ऊपर जस्ट बाहरी झिल्ली, इसको क्या कहते हैं? मीजो यानी मध्य झिल्ली। जबकि जो ये होगी बाह्य झिल्ली, क्या कहते हैं? बाह्य झिल्ली, यानी न्यूरो कह दो या फिर बाह्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है, बाह्य झिल्ली। जब यहां पर किसका निर्माण हुआ? अंडाणु का निर्माण हुआ। यह अंडाणु गति करते हुए कहां पर पहुंचेगा?
गति करते हुए मादा की कहां पर पहुंचेगा, एंडो यानी आंतरिक झिल्ली में पहुंच जाएगा। आंतरिक झिल्ली में यदि ये निषेचित हो गया तो आंतरिक झिल्ली में पहुंच जाएगा, और आंतरिक झिल्ली में किससे, आंतरिक झिल्ली से क्या करेगा, ये चिपक जाएगा। चिपक के फिर वही कोशिका विभाजन प्रारंभ हो जाएगा। एक भ्रूण युग्मनज का निर्माण होगा, युग्मनज से भ्रूण का, भ्रूण से एक शिशु का निर्माण हो जाएगा। वह कहां पर चिपकेगा, इसमें इन झिल्लियों पर चिपक जाएगा। यहाँ से क्या होने लग जाएगा, इसका प्रारंभ होने लग जाएगा, विकास प्रारंभ होने लग जाएगा। और एक प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा बोलते हैं जब बच्चा पैदा होने के बाद में उसे कैंची से काटा जाता है, क्या कहते हैं वो, अम्बिलिकल कॉर्ड। दूसरी अपन गंवारी भाषा में क्या कहेंगे उसे, तो उसको क्या क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कहते हैं। ये क्या करेगी, ये जो शिशु होता है, शिशु होता है उसको भोजन पदार्थ यानी भोज्य पदार्थ प्रदान करेगी। शिशु को पोषण प्रदान करेगी, पोषण प्रदान करेगी। लेकिन जब मैं बात करूं ये शिशु बना ही नहीं, तो ये क्या करेंगी, ये कोशिकाएं जो अंडाणु बना, ये क्या करेंगे, टूटने लग जाएगा। और टूटने के बाद वही मासिक चक्कर, रजत चक्कर के रूप में क्या करनेगा, फार निकलना क्या कर देगा, प्रारंभ कर देगा। टाइमिंग की बताया, ये 3 से 5 दिन तक तो ब्लीडिंग के रूप में निकलेगा। फिर 14वें दिन निकलने के बाद में 14वें दिन तक ये वापस अंडाशय के द्वारा अंडाणु का निर्माण हो जाएगा। और अंडाणु का निर्माण तो 5वें से 14वें दिन तक ही हो जाएगा, लेकिन 14वें दिन ये वापस फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिका में आ जाएगा और निषेचन के लिए पूर्णतः परिपक्व अवस्था मानी जाती है 14वें दिन। जब 14वें दिन के बाद में 18वें दिन के बाद में, मतलब 2 दिन बाद के और 2 दिन पीछे के 18वें दिन से धीरे धीरे गर्भाशय में आना प्रारंभ कर देगा। यदि निषेचित हो गया तो शिशु का निर्माण हो जाएगा, नहीं तो वही मासिक चक्कर प्रारंभ हो जाएगा। अब बात कर ली योनि की, ग्रीवा की, कि योनि और गर्भाशय को जोड़ने वाला जो पॉइंट है वो कौन सा रहेगा, ग्रीवा। क्वेश्चन आ जाता है, मियोसिस यानी एक तंतुओं के रूप में अंडाशय जुड़ा रहता है और अंडाणु का निर्माण करता है। ये चित्र यदि वो ड्रॉ नहीं हो तो ये कर लेना। बाकी इसमें भी मैंने नाम अंकित करके बना दिए, ऐसी की ऐसी संरचना है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं, एक होता है एक चीज देखना। अब बात करते हैं नसबंदी की। आखिर पुरुषों में नसबंदी किस तरीके से होती है और मादा में किस तरीके से होती है, अपना टॉपिक रहेगा क्या, नसबंदी। यानी पुरुषों की नसबंदी की बात करें, मैंने कहा पुरुषों में एक तो क्या निकाल दे अपन, जो वृषण है इसको क्या कर दे अपन निकाल देते हैं, तो उसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। और शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा तो वो जनन क्रिया में सहायक नहीं होगा। बात करें अपन वेसों की बात करती, मैंने कहा था वेसा एक नलिका होती है, उसको काट देते हैं। वेसा मतलब शुक्राणु वाहिनी होती है, लेकिन उसके जो मुड़ाव घुमाव पॉइंट होते हैं उनको काटने के बाद में क्या हो जाती है, शुक्राणु आगे गति करना प्रारंभ नहीं करते हैं। शुक्राणु जब सीसम पेनिस से निकलेंगे ही नहीं तो उनको में क्या होगा, पोषण प्रदान करना बंद हो जाएगा और जो वृषण है वो धीरे धीरे सूख कर क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। तो इसकी बात करें वेसोटोमी क्या होता है, यदि आपको वेसोटोमी नाम लिख के पूछ लिया जाए वेसोटोमी क्या होता है, तो वेसोटोमी नर में वसा को
वसा को काट देना ही क्या कहलाता है? वेसोटोमी कहलाता है या नर नसबंदी। नर नसबंदी कहलाता है। समझ में आया? वासा जरूर ध्यान रखना। दूसरी बात करें फेलोपियन ट्यूब की। अब मैं बात कर रहा हूं कि अंडाणु का निषेचन कहां पर होता है? कहां पर होगा? फेलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी में होगा। मैं बात करूं उसको ही मैं क्या कर देता हूं, या तो भान देता हूं या फिर काट देता हूं या फिर उसको काट कर अलग कर देता हूं जिससे अंडाणु क्या नहीं आ पाए, अंडवाहिनिका में नहीं आ पाए। तो मुझे बताओ क्या अंडाणु निषेचित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब अंडाणु निषेचन ही नहीं कर पाएगा तो फिर उसमें शिशु का निर्माण नहीं होगा। तो उसे कहते हैं किसमें? फेलोपियन ट्यूब को भान देना, काट देना, उसे क्या कहते हैं? मादा में नसबंदी कहते हैं। यह एक तो ऑपरेशन के द्वारा होती है, आजकल क्या चलेगी, सूक्ष्म किरणों के द्वारा भी या कहते हैं थेरेपी के द्वारा भी क्या होती है, ये नसबंदी की जा सकती है। बात करें फेलोपियन ट्यूब शब्द देके आपसे पूछ लिया जाए कि यह क्या है या इसका क्या सेंस है, तो आपको कहना पड़ेगा मादा में नसबंदी को क्या कहते हैं? तो ये फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। मादा में जहां पर नसबंदी करते हैं उसको क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब। समझ में नहीं आया? हाँ तो ऐ मत करना फिर। तो दूसरी बात करें कि स्टेरोटोमी, आखिर सर हिस्टेरोटोमी क्या है? स्टेरोटोमी की बात करें, दूसरी बात करें, यहां तक ही लिखा क्या? एक होता है स्टेरोटोमी, क्या है इसकी बात करें, एक कहते हैं कि मादा, इनमें दोनों में नसबंदी को स्टेरोटोमी कहते हैं। लेकिन मैं बात करना चाह रहा था आपसे कि मैंने कहा कि कल भी बात की कि एक तो होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। मैं टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, फिर इसके बारे में बताऊंगा। पहली चीज, ये दोनों शब्द लिख लेना आप, वो नसबंदी टॉपिक डाल के ये दोनों शब्द लिख के ये लिख लेना, इसको छोड़ देना, अभी टॉपिक आएगा जब लिखाते हैं। मैं बात कर रहा था किसकी? टेस्ट ट्यूब बेबी की, यानी परक नली शिशु कि आखिर ये परक नली शिशु होता क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है, इसका उपयोग आखिर क्यों किया गया, क्या कारण है इसका उपयोग करने पे, मैं आपको समझाऊं। मैंने बता दिया क्या टॉपिक? फिर क्या क्या हुआ? कुछ पूछना चाह रहे हो, मुझे ऐसा लगा। आप नहीं कह सकते हो विदाउट प्रूफ। अब देखो, टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करूं, मान लो ये परक नली है। मैंने कहा दोनों बताया, एक तो मादा का क्या बताया, मादा का गर्भाशय की बात की, एक किसकी की, नर की बात की। इन दोनों में से छोटे छोटे क्वेश्चन आपको, जब मैं क्वेश्चन लिखा दिया, टाइप करा दिया, आपको क्वेश्चन की एक सीरीज दे दी जाएगी, उसमें इनका पूरा सार होगा एक तरीके से, कि आप क्वेश्चन को पढ़ो और वापस उसी टॉपिक पे आ जाओगे दोबारा पढ़ने के लिए। इसलिए मैंने आप क्वेश्चनों का भी दे दिया, तो अब सर कर रहे हैं तो दे देंगे आपको। देखो परख नलिका की बात करें, ये होती है टेस्ट ट्यूब होती है। यदि साइंस का स्टूडेंट हो या केमिस्ट्री की लैब में गया हो तो एक टेस्ट ट्यूब नलिकाएं होती हैं, नलिका जैसी संरचनाएं होती हैं। टेस्ट ट्यूब मतलब जब हॉस्पिटल में जाते हैं जिसमें ब्लड वो करते हैं ना, मान लो टेस्ट करने के लिए ब्लड लिया और ब्लड को किस में डाला, वो टेस्ट ट्यूब में डाला, वो टेस्ट ट्यूब की बात कर रहा हूँ शुरू से। इसमें क्या करते हैं, मादा का मान लो, मादा का अंडाणु को लिया, मादा के अंडाणु को लिया और नर के क्या लिया, शुक्राणु लिया।
मान लो इसमें से किसी भी तरीके से कह सकते हैं, मान लो मादा और नर में जो जनन करने की है क्षमता नहीं है, या शुक्राणु क्या है कमजोर है, जो मादा के किस्में नहीं जा पा रहे हैं, जो अंडाणु है इसको भेद नहीं पा रहे हैं। मैंने अंडाणु भेदन की बताई, वो भी लिख लिया आपने, पूरा कर लिया, उसको भी लिख लेना नर में। मैं फिर रिवाइज कर दूंगा 1 मिनट में। देखो, अब मान लो मादा है और ये नर है, नर के शुक्राणुओं में क्या है, गति करके उस जो अंडाणु तक पहुंचने की क्या नहीं है, क्षमता नहीं है। ये अंडाणु जो गर्भाशय में क्या हो रहे हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन इन्हें क्या चाहिए, बच्चा चाहिए। तो बच्चा पैदा करने के लिए ये क्या करेंगे, मेडिकल साइंस का उपयोग करेंगे। जब साइंस का उपयोग करेंगे तो इसमें से क्या किया जाएगा कि गति प्रदान नहीं कर रहा, अलग अलग टैबलेटों के माध्यम से भी यदि प्रयोग करने के बाद भी गति नहीं कर पा रहा, तो सर्वाधिक उपयोग किसका करेंगे, फिर परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी का उपयोग किया जाएगा। लेकिन बात करें टेस्ट ट्यूब बेबी का उपयोग कैसे करेंगे, तो मादा के जो पेलोपियन ट्यूब में जो अंडाणु परिपक्व अवस्था में पड़ा है उसको किससे निकाला जाएगा। मान लो ये अंडाणु है मादा को, उसमें से अंडाणु को क्या किया गया, एक टेस्ट ट्यूब में निकाला गया। अंडाणु कितने गुणित होगा, एन गुणित, क्योंकि जब तक ये फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा एन गुणित होगा। जबकि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी इसमें, 46 गुणसूत्र, और जोड़ी में बताएं तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होंगे। अब यह मादा का अंडाणु तो निकाल लिया, लेकिन बात करें किसकी, शुक्राणु की। जब नर में से शुक्राणु को निकालकर वापिस किसमें निकाला गया, परख नली में, और परख नली में निकालकर इस शुक्राणु को किससे, परख नली में ही, कहां पर, इसको निषेचित कराया गया, कहां पर, परख नली में। यानी मादा में जो मैंने कोरोना, रेडियोटा, झिल्ली ये बताई थी, इनको क्या किया, भेदा, और भेद कर क्या हो गया, इसमें निषेचन हो गया। निषेचन कराने के बाद में मैं बता रहा हूं, इसके मान लो शुक्राणु में गति करने की क्षमता कम थी, लेकिन जब हम इसको पास में ही लेके अलग अलग साइंस के माध्यम से इस पे प्रयोग कराएंगे तो इसका निषेचन हो जाएगा। जब ये दोनों क्या हो गए, 2n गुणित, यानी निषेचित हो गए, युग्मनज, युग्मनज का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब इस टेस्ट ट्यूब बेबी से ये युग्मनज का निर्माण हुआ, इसको क्या करेंगे, वापस मादा के कहां पर, गर्भाशय में स्थापित कर देंगे। कहां पर, इस झिल्ली पर स्थापित कर देंगे। कहां पर, मादा की गर्भाशय की कौन सी झिल्ली में, आंतरिक झिल्ली में, एंडो झिल्ली में, इसको क्या कर देंगे, स्थापित कर देंगे। फिर वापस उसी तरीके से पूर्णतः विकास चालू हो जाएगा, प्लेसेंटा का निर्माण हो जाएगा, मादा पोषण प्रदान करने लग जाएगी, और ये किसका शिशु रहा, दोनों का शिशु रहा, दोनों के डीएनए मिले, और ये पोषण प्रदान करके वापस शिशु का निर्माण हो जाएगा। मैंने इसमें हार्मोन्स की बात करूं तो मैंने हार्मोन्स बताए थे, एक तो बताया था एस्ट्रोजन हार्मोन। ये क्या काम करता है, मैंने सिर्फ यहां पर बताया था, उसकी बात करो। ये मैंने एड्रिनल ग्रंथि में बताया था। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वह मासिक चक्र को नियंत्रित करता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन गर्भ धारण की अवस्था पर ये क्या करेगा, सहायता करेगा। मैंने रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में बात की, क्या करेगा रिलैक्सिन हार्मोन, ये क्या करेगा, जब बच्चा पूर्णतः क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, तो इसको बाहर निकलने के लिए जो रास्ता प्रदान करेगा, रिलैक्सिन हार्मोन से बाहर निकलने के लिए क्या करेगा, रास्ता प्रदान करेगा। ये चीजें आप पढ़े हो तो आपको इंटरेस्ट बढ़े, नहीं पढ़े हो तो आप फिर वही पीछे मुड़ मुड़ के देखोगे। अब बात कर रहे हैं किसकी, मान लो इसमें क्या कराया, फर्टिलाइजेशन कराया, वापस कहां पे स्थापित किया, मादा के गर्भाशय में, और क्या हो गया, शिशु का निर्माण हो गया। लेकिन सर
हमारा ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, आपने नर का बताया, लेकिन हम कहें कि माता जो मादा है वो अपनी संतान चाहती है, लेकिन उसमें रोग, वो या तो रोग से ग्रसित है या वो इतनी स्वस्थ नहीं है कि एक बच्चे का निर्माण कर पाए, एक बच्चे को जन्म दे पाए, तो हम क्या करें? और चाहिए हमारा ही, क्या करें? सर्वोगेशन की क्रिया होती है। तो सर्वोगेशन में क्या करेंगे? इसमें क्या होगा कि मादा होती है, खुद का अंडाणु चाहिए, मतलब मादा चाहती है हमारा ही बच्चा हो, और हम जो मादा और नर का हम दोनों का बच्चा हो, लेकिन ये मादा है ये सक्षम नहीं है, बच्चे उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। कहें तो मान लो किसी रोग से ग्रसित हो, या कहें उसमें कमजोर हो, बच्चे को पोषण प्रदान करने की क्षमता नहीं हो, खुद का ही पोषण नहीं हो रहा हो, बच्चे का कहां से करेगी फिर वो? तो वो उसके लिए क्या किया जाता है? सेरोगेशन किया जाता है कि बच्चा भी चाहिए, तो साइंस की भाषा में इसे क्या कहेंगे? सेरोगेशन कहेंगे। इसमें क्या करेंगे कि मादा के जो गर्भाशय में, जो फैलोपियन ट्यूब में क्या हुआ है, अंडाणु का निर्माण हो रहा है, तो उसके अंडाणु को क्या करेंगे? अब जैसे कि मादा के अंडाणु को निकाल लिए, मादा के अंडाणु को निकाले, और नर का तो गति कर रहा है, लेकिन नर के अंडाणु भी हमको निकालने पड़ेंगे। नर के क्या निकाले? शुक्राणु। शुक्राणु, एक शुक्राणु में कितने, जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है वो कौन करता है? शुक्राशय द्रव। और मादा के कौन से निकाले? अंडाणु। मादा के गर्भाशय में जो शुक्राणु है कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं? लगभग 2 दिन तक, जबकि जो वृषण है उसमें 75 दिन तक जीवित रह सकते हैं। ये लाइन आप ऐड कर लेना, मैंने स्किप कर दी थी आपकी जनरल नॉलेज के लिए। मैं बात कर रहा हूं अंडाणु और शुक्राणु की। अब कहें भाई मादा को क्या चाहिए? भाई शिशु चाहिए, लेकिन वो जनन करने में सक्षम नहीं है, तो मादा का क्या निकाल लिया जाएगा? एक परखनली ली जाएगी। उसी तरीके से मान लो ये परखनली ली गई, अब इसमें किसका निकाल लिया? अंडाणु। किसका निकाल लिया? मादा का अंडाणु निकाल लिया साहब, ये रहा अंडाणु निकाल लिया। अब बात करें नर का, नर का शुक्राणु निकाल लिया। अब इसको क्या करवाया? यहां पर निषेचन करवाया। यदि एन गुणित और एन गुणित कितने बन गए? 2n बन गए। अब ये 2n को मादा के गर्भाशय में वापिस स्थापित कर ही नहीं सकते, तो कहने का मतलब हम क्या करेंगे? एक किराए पर, पैसों पर किसी एक माता को क्या करेंगे? कहेंगे कि हमारा क्या तैयार है, हमारा बच्चा हमने फर्टिलाइजेशन करा दिया है, तो उसको आप सिर्फ पोषण पोषण प्रदान कर दो। तो उसको उसके रूप में या तो कुछ पैसे वगैरह देके या ऐसे करके उसको क्या ले जाते हैं, तो फिर उस मादा के गर्भाशय में जो इन दोनों पत्नी पतियों से कहें, कपल्स की बात करें, इन दोनों के बच्चा तो कर लिया फर्टिलाइजेशन। अब इसको जो अपन ने, जो मदर दूसरी लाए थे अपन, उसके क्या करेंगे? गर्भाशय में स्थापित कर देंगे। जब गर्भाशय में उसके अंडाणु को तो क्या करेंगे? हम निकाल देंगे, और जो हमारा फर्टिलाइजेशन किया हुआ अंडाणु है जो उसके गर्भाशय में रख दिया जाएगा, फिर वापस प्लेसेंटा का निर्माण हो जाएगा। लेकिन सैरोगेंट मदर क्यों कहा? क्योंकि पोषण प्रदान कौन कर रही है? दूसरी माता, लेकिन बच्चा किसका है? दूसरों का है, मतलब जो नर और मादा जिसका शुक्राणु और अंडाणु था उनका बच्चा है, लेकिन पोषण प्रदान सैरोगेंट मदर कर रही है, इसलिए उसे क्या कहा? सैरोगेंट मदर कहा। क्यों? क्योंकि ये अंडाणु होते हैं, अंडाणु किस में पल रहे हैं? किसी और के जिसके रूप में लाए हैं उसके मादा के गर्भाशय में पल रहे हैं, और वापिस उसी तरीके से प्रोसेस शुरू हो जाती है। समझ में है? अब एक चीज, जब आप किसका करो? नर जन्नांगों को कंप्लीट करने के बाद में आपको नर जन्नांग में मैंने ये चित्र बनवाया था, किस किसने बनाया था? ये चित्र की मैंने बात की थी आपसे, ये अंडाणु का है। अंडाणु की ये कौन सी झिल्ली है? बाह्य झिल्ली है, जिसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है
क्या कहेंगे? कोरोना रेडियोटा। जबकि जो ये झिल्ली है आंतरिक झिल्ली, इसे क्या कहेंगे? जोना प्लेशोडा। अब हम बात करें कि शुक्राणु का जो भेदन की क्षमता है, सर्वप्रथम कौन सी झिल्ली को, जो एक्रोसोम भेदता है वो कौन सी झिल्ली को भेदेगा? कोरोना रेडियोटा। अब मैंने ये चित्र बना लेना, मैंने शायद लाइन तो लिखा दी ना आपको, लाइन भी नहीं लिखाई, तो मैं लिखा देता हूं। शुक्राणु के एक्रोसोम के द्वारा अंडाणु की झिल्ली को भेदा जाता है। अब इसे क्या कहते हैं, जो बाह्य झिल्ली को? कोरोना रेडी कहते हैं। जबकि आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं? आंतरिक झिल्ली को सोडा कहते हैं। बाह्य झिल्ली को कोरोना रेडियोटा कहते हैं, जबकि आंतरिक झिल्ली को प्लेसोडा कहते हैं। सबसे बाह्य झिल्ली को शुक्राणु के एक्रोसोम के द्वारा विभेदित किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? एक्रोसोम होता है, इसका निर्माण कौन सा कोशिकांग करता है? गोल्जी का एक खोज किसने की थी? पेलाडे ने। पेलाडे ने, अच्छा, कैमिलो गोल्जी ने। चलो बात करते हैं शुक्राणु के एक्रोसोम की। आपको जब ये नरजन्नांक चित्र बनाने के बाद में ये चित्र बनाना है, और इसमें ये दो लाइन ऐड करके, और ये दो लाइन ऐड करनी है। फिर आपको क्या बनाना है कि इसमें किसका चित्र? जो शुक्राणु का पूर्णतः चित्र, जिससे आपको शुक्राणु की संरचना के बारे में भी पता हो जाए और आप शुक्राणु की संरचना को समझ भी सको। ये पूर्णतः चित्र आपको बनाना है। लिखो जल्दी। मैं ये बात कर रहा हूं, मिसाइल मत बना देना कोई। ये बात कर रहा हूं सिर की, ये बात कर रहा हूं मध्य भाग की, मध्य भाग। और ये बात करूंगा मैं किसकी? टेल पार्ट की। क्या? पूंछ भाग। इसमें ये क्या पाए जाते हैं? तारककाय। तारककाय होंगे तो क्या करेंगे? तारककाय क्या काम करते हैं? तारककाय ये पाया जाएगा केंद्रक। जबकि ये क्या होगा? ऊपर की तरफ, जो जो कि कोरोना रेडियोटा को विभेदित करेगा, उसको क्या कहेंगे? एक्रोसोम। एक्रोसोम किस कौन निर्माण करेगा? गोल्जी गाय। गोल्जी गाय को क्या कहते हैं?
यातायात नियंत्रक। इसमें क्या पाए जाते हैं? जो द्रव होता है क्या पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म या द्रव कहते हैं, जिसमें क्या पाएंगे? कोशिका अंग। ये डायग्राम बना के आपको ये लिखना है। पहली चीज, आपको लाइन समझ में आई? एक एक चीज की लाइन मैं आपसे कभी भी पूछ सकता हूं और पूछा गया है, लेकिन पूछना बेकार है। अरे मानता हूं मैं आपको, लेकिन फोकस। हाँ, ये लिख लिया। आपकी कॉपी में नहीं मिला ना तो ध्यान रखना। आपने लिख लिया ये? हाँ। तो फिर क्या कर रहे हो? जब से बातें कर रहे हो, जब से हट रहा हूं, इन बच्चों ने भी तो लिख लिया। देखो, इधर देखो, दोनों बात की। पहले कोरोना रेडियोटा की, और आपसे पूछ सकता है कि सबसे भाई झिल्ली की बात करें तो कौन? कोरोना रेडियोटा। आंतरिक झिल्ली की बात करें, जोना प्लेसूडो। अब क्या? नहीं, बोलो, क्वेश्चन है, बोलो, मैं समझा दूंगा। क्या कोशिकांग? हाँ, कोशिकांग द्रव में पाए जाते हैं ना। मध्य भाग कौन सा? केंद्रक। अच्छा, ये मध्य भाग माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, तारक काय पाई जाएगी, लेकिन द्रव में भी होते हैं। वो मध्य पार्ट सिर्फ गति करने के लिए, मैंने क्या कहा, ये तो क्या करेगा? एक तरीके से कोशिका विभाजन का काम करेगा, शिशु का निर्माण करेगा। पूंछ पार्ट होगा, सिर्फ मात्र गति करने का काम करेगा, और ये एटीपी का निर्माण करेगा। माइट्रोकॉन्ड्रिया पाई जाएंगी, इन माइट्रोकॉन्ड्रिया की संरचना पाई जाएगी, एटीपी का निर्माण करेंगे, और एटीपी का निर्माण करके शुक्राणुओं को क्या करेंगे? गति प्रदान करेंगे। और कोई समस्या? समझ में आया? हाँ, बोलो। हाँ, आ गया पूरा। मैं एक एक लाइन को लिख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप इसको समझो और याद करो, ताकि आप मेरे को पढ़ाने में मजा आए। क्योंकि इंटरेस्ट जब भी आता है जब पिछली चीजें याद रहती हैं और बराबर से बोली जाती हैं। अब दूसरी बात कर रहा हूँ, छोटी सुन लो। आपको एक्स्ट्रा टाइम का मतलब यही होता है, एक्स्ट्रा ज्ञान देना आपके बेस्ट हो सकता है। बाकी मेरा कोर्स पूरा हो गया। अब सुनो। क्या? नहीं, टॉपिक और भी है, अभी पढ़ाएंगे। कल मस्तिष्क चलेगा अपना। नहीं, टॉपिक, कोर्स में ये टॉपिक सुनो। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं शुक्राणुओं के जो वृषण होते हैं, दो जोड़ी रूप में पाए जाते हैं। उनकी क्या? कटिंग की, शेप की, कि वो आखिर उनको यदि मध्य से काट दिया जाए तो उनको माइक्रोस्कोप में देखने पर कैसे दिखते हैं, क्या संरचनाओं का निर्माण होता है, कैसे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो इसमें कुछ क्या पाई जाती हैं? ऐसी नलिकाएं रूपी संरचना पाई जाती हैं, नलिकाएं रूपी पाई जाती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? जनन कोशिकाएं। जनन कोशिका। ये क्या करती हैं? शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। जबकि इसमें जो ये नलिकाएं, जहां पर ये गांठे गांठे होती हैं, इनमें, इन्हें कहते हैं आदि कोशिकाएं। आदि जनन कोशिका। यानी जब शुक्राणुओं का निर्माण होना रहता है तो इसमें शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है। कहां पर? वृषण में, शुक्र नलिका में। जब इनमें शुक्राणुओं का निर्माण हो जाती है, जैसे कि जनन कोशिकाएं शुक्राणु का निर्माण करेंगी, आदि कोशिकाएं जनन में द्रव को इकट्ठा करके द्रव का निर्माण करेंगी। जब ये शुक्राणु वृषण से बाहर निकलकर कहाँ चल जाएंगे? अधिवृषण में। वहां पर क्या करेंगे? ये संचय होंगे, परिपक्व होंगे। फिर पोषण की बात आएगी। पोषण किसमें होगा? शुक्राशय में। शुक्राशय एक द्रव का निर्माण करता है,
द्रव से क्या होगा, शुक्राणु को पोषण प्रदान होगा। पोषण से 75 से 70 दिन तक मतलब 75 दिन तक ओवरऑल ये शुक्राणु जीवित रहेंगे, वापस निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाएंगे, फिर वापस इसका अवशोषण हो जाएगा और वापस इसी तरीके से प्रोसेस चालू हो जाएगी। वैसी बात करें शुक्राणु का यहाँ पर तो अवशोषण हो जाता है, लेकिन बात करें मादा की, मादा में अंडाणु वो बाहर की तरफ बाहर निकलता है, उसमें अवशोषण नहीं हो पाता। इसलिए पूर्णतः जीवन काल में 400 अंडे का निर्माण करती हैं और एक मंथ में एक रजत चक्र चलता है। बाकी एक एक पॉइंट में आपको समझाया, आप क्वेश्चन बनाना, कल क्वेश्चनों के रूप में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, समझ में आ जाएगा आपको एक टॉपिक एक लाइन कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है हमारे लिए। आज के लिए थैंक यू, कल बात करेंगे, धन्यवाद। हाँ, पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ की बात कर रहा हूँ और क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ, तो क्वेश्चनों को एक एक को क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, कोई बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।